हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्र का अक्टूबर महीने का करंट अफेयर्स को कवर किया था और उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखे थे। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो उसमें छूट गया था उसको अब आगे कवर करेंगे। लाइक छोटी छोटी न्यूज, लाइक अपॉइंटमेंट बुक्स, एब्रिविएशंस, इस तरह के जो न्यूज हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उसको पार्ट 2 में मैं कवर कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहली चीज़ जो आपको याद रखना है वो है EEF, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं, यदि अभी तक आपने पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट 1 वाला वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो इस तरह से आपको अक्टूबर महीने का जो प्रतियोगिता दर्पण है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो EEF का मतलब होता है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। ये जो फुल फॉर्म है उसको याद रखेगा। कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म जो होते हैं उनको याद रखना चाहिए, हमेशा डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो EEF का मतलब होता है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। अब ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम क्या है? ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम रूस के सुदूर पूर्वी इलाकों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गठित एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। यह क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मंच है। रूस के सुदूर पूर्वी इलाकों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गठित एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। कौन? ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, जिसकी बैठक 2015 से प्रति वर्ष सितंबर माह में रूस में व्लादिवोस्तोक में होती है। 3 सितंबर 2021 को इस मंच की छठी बैठक को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इससे पूर्व 2019 में EEF अर्थात ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के बैठक में श्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम दिस टॉपिक, सबसे पहले तो EEF का अब्रिविएशन का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म आपने जाना कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है। दूसरी चीज़ ये है क्या, व्हाट इज EEF, अगर इतना आप जान लेते हैं तो आपका पर्पस फुल हो जाता है। सो बेसिकली EEF इज रूस के सुदूर पूर्वी इलाकों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गठित एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ कम्स टू द अपॉइंटमेंट। अब जो न्यूज अपॉइंटमेंट से संबंधित है उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, पहला जो न्यूज है वो अपॉइंटमेंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस तरह के प्रश्न जो है आपको BPSC वगैरह एग्जाम में मिल जाएगा। BPSC भी तो फेमस है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना BPSC का फेमस है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा के कार्यकाल को 3 वर्ष की वृद्धि हो गए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, BPSC को क्वेश्चन प्रीवियस 2 ईयर का उलट लीजिएगा, आपको हर साल ये इस क्वेश्चन मिल जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष होंगे रेखा शर्मा। अब क्यों? क्योंकि इनके पद को, जो इनका टेन्योर था उसको 3 साल के लिए बढ़ा दे। बस इतना बात याद रखिएगा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को अब कार्यकाल में वृद्धि हो गया है। यहाँ देखिएगा, अब यह 2024 तक रहेंगे। क्या रहेंगे? कार्यकाल में ताज़ा वृद्धि से अब वह 6 अगस्त 2024 तक रहेंगे, राइट। तो अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक यह इस पद पर बनी रह सकती हैं। सो आपने देखा कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा, बस याद रख लीजिए। अगर आपसे पूछता है कि उनके कार्यकाल को कितने साल बढ़ा दिया, तो 3 साल बढ़ा दिया। तो अब यह 2024 तक रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के कार्य में 1 साल की वृद्धि नॉट रिक्वायर्ड। केंद्रीय गृह सचिव आज तक पूछा नहीं है, वैसे एक बार आप बस देख लीजिए। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, ठीक है, होम सेक्रेटरी की बात कर रहा है। तो जो सेंटर में होम सेक्रेटरी होता है उसकी बात कर रहा है। तो अजय भल्ला के टेन्योर में 1 ईयर की वृद्धि हो जाता है। ला गणेशन मणिपुर के नए राज्यपाल बने। तो ध्यान रखिएगा, कौन? ला गणेशन मणिपुर के नए राज्यपाल बन गया है। तो मणिपुर के नए राज्यपाल कौन हो गया? ला गणेशन। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि। सो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं राजीव गौबा। वर्तमान में कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? राजीव गौबा। और इनके कार्यकाल में 1 साल की वृद्धि हो गई है, राइट। चलिए अगला है आदि गोदरेज के स्थान पर नादिर गोदरेज इंडस्ट्री लिमिटेड के नए चेयरमैन बने। एनीवे नॉट रिक्वायर्ड, कोई भी इंडस्ट्री वगैरह की चीज़ों को हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब वैसे भी अगर आएगा तो आदि गोदरेज की जगह नादिर गोदरेज आप बना दीजिए। अगला न्यूज है पंकज कुमार सिंह को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, सुरक्षा सीमा बॉर्डर सुरक्षा बल, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया निदेशक बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा किसको? पंकज कुमार को। तो पंकज कुमार बने हैं BSF के नए महानिदेशक। आगे
संजय अरोरा आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने। तो ध्यान रखिएगा, आईटीबीपी के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? संजय अरोरा को बनाया गया है। अब अगला जो न्यूज है वो ये कि सर्वोच्च न्यायालय में 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखिए, अब आपको 9 नए न्यायाधीश हो गया या क्या है वो याद नहीं रखना है। आपको जो ध्यान में रखना है इस न्यूज से वो ये कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? अभी वर्तमान में 34 है। यहाँ देखिएगा अभी 33 हो गया है, लेकिन अभी भी एक सीट जो है ना वहाँ खाली है, एक वक्त वहाँ रिक्त है। तो सुप्रीम कोर्ट में ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायाधीशों की संख्या, जो जजों की संख्या है, सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ जजों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 34 है। और ये जो 34 है वो 33+1 है। क्या है? 33+1 यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और रेस्ट जज, तो 34 है जजों की संख्या। चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ध्यान रखिएगा, अगर याद नहीं रखे क्वेश्चन आपको कभी ना कभी इनकाउंटर हो जाएगा एग्जाम में। सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 34 है, लेकिन फिलहाल 33 ही है क्योंकि एक सीट अभी भी खाली है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आप 34 मार्क का आइएगा। अगर वर्तमान में पूछ दिया तो 33, जब तक सीट भरा ना जाए। ठीक है, ये सारे लिस्ट हैं, इसको देखने की आवश्यकता वैसे नहीं है। यहाँ देखिएगा, एक चीज़ जो ध्यान देना है बस वो ये कि न्यायमूर्ति NV रमन, ठीक है, न्यायमूर्ति NV रमन्ना जो है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। सो मुख्य न्यायाधीश सहित कुल जजों की संख्या वर्तमान में 33 है, लेकिन प्रोविजन जो है वो 34 का है। ठीक है, एक सीट अभी भी खाली है। इतनी बातें आई होप समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देखिए, वीडियो को लाइक करिएगा तभी हमें मोटिवेशन मिलता है। तो अब हम चलते हैं आगे। अगला जो न्यूज़ है आपके लिए वो क्या है उसको देख लेते हैं एक बार, और वहाँ से और कुछ आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ओके, राज्यसभा के नए सचिव महासचिव नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ देखिएगा JB मोहपात्रा, ठीक है, JB मोहपात्रा CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो होता है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के नए चेयरमैन बने हैं। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो है JB मोहपात्रा, ठीक है, क्या है? JB मोहपात्रा, और ये JB मोहपात्रा CBDT के नए चेयरमैन के रूप में पदभार ग्रहण कर लिए हैं। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा, JB मोहपात्रा CBDT के नए चेयरमैन हो गए। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको आपको सामने रख रहा हूँ। शांतिलाल जैन इंडियन बैंक के नए प्रबंधक। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को जरूर एक बार देखिएगा। शांति जैन इंडियन बैंक के नए प्रबंध निदेशक हैं। कमलेश कुमार पंत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नए अध्यक्ष, और नॉट रिक्वायर्ड, वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैसा कुछ नहीं है उसमें। नेक्स्ट देखिए, तो आइए अवार्ड वाले सेक्शन देखते हैं। अवार्ड वाले सेक्शन के अंतर्गत क्या कह रहा है? अवार्ड वाला सेक्शन कहता है कि प्रधानमंत्री के श्रम पुरस्कार। पहला जो हमारे पास न्यूज है वो है प्रधानमंत्री के श्रम पुरस्कार। तो क्या हमें पूरा इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है? नहीं, इतिहास नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है यहाँ पर? प्रधानमंत्री के श्रम पुरस्कार 2018 कितने लोगों को मिला? तो 69 लोगों को मिला। वेरी गुड। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों में दिया जाता है। ये क्या है? प्राइवेट और पब्लिक, अर्थात सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्यमों के कामगारों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन, साहस एवं उत्पादकता में शानदार योगदान के लिए। ये वाला पॉइंट याद रखिए। दैट्स इट। यहां से इतनी ही बातें याद रखना है, आगे बढ़ जाइए। यहां देखिएगा, ये वाला न्यूज याद रखिएगा। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ठीक है, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये जो वीरता पुरस्कार के अर्थात गैलेंट्री अवार्ड की हम बात करें तो ये तीनों पुरस्कार महत्वपूर्ण हैं। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ठीक है, गैलेंट्री अवार्ड में राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है ये, और उनमें से एक अशोक चक्र, कीर्ति चक्र व 15 शौर्य चक्र। अब यहाँ देखिएगा, जो अशोक चक्र मिला है वह बाबूराम, ठीक है, 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सैन्य, अर्धसैन्य बलों तथा पुलिस के लिए जीवन वीरता पुरस्कार, जिन वीरता पुरस्कार अर्थात गैलेंट्री अवार्ड की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है उनमें एक अशोक चक्र, एक कीर्ति चक्र और 15 शौर्य चक्र है। तो दो चीजें आपको ध्यान रखना है, एक अशोक चक्र और कीर्ति चक्र, एक एक मिला है तो उसको याद रखना है। शांति काल में ध्यान दीजिएगा, ये जो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र है ना, वो गैलेंट्री अवार्ड है लेकिन इन पीस टाइम। क्या है? गैलेंट्री अवार्ड इन पीस टाइम। और अगर वार टाइम की बात करें, अगर
ड्यूरिंग वॉर अगर आप बात कीजिएगा तो वो उसमें क्या हो जाएगा, परमवीर चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र। ठीक है, तो ये जो है परमवीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र तीन जो है ड्यूरिंग द फेस ऑफ वॉर हो जाता है। लेकिन ड्यूरिंग पीस टाइम अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये तीन गैलेंट्री अवार्ड है। वो भी गैलेंट्री अवार्ड है, अर्थात परमवीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र, ये क्या है, गैलेंट्री अवार्ड है। बट ड्यूरिंग एनिमी, इन द फेस ऑफ एनिमी और बार आपको वो है। और अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र ड्यूरिंग पीस टाइम इन द फेस ऑफ एनिमी है ये। ओके, सो अशोक चक्र किसको मिला, शांति काल में वीरता का सर्वोच्च चक्र जम्मू कश्मीर पुलिस के एसआई बाबूराम को मरणोपरांत दिया गया है। तो एसआई बाबूराम को मरणोपरांत अर्थात मरने के बाद इनको पुरस्कार दिया गया। वही जम्मू कश्मीर के ही कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन भट्ट को मरणोपरांत शांतिकाल में दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार कीर्ति चक्र प्रदान किया गया। तो ये दोनों चीज़ों को याद रखेगा। आपको ध्यान में रखना है कि पीस टाइम में अर्थात शांतिकाल में जो तीन गैलेंट्री अवार्ड है, तो उसमें सबसे पहले अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और थर्ड शौर्य चक्र आता है। राइट, इसकी प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी समझते हैं। सबसे अच्छा मतलब सबसे उच्च कोटि का जो पुरस्कार है वो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र उससे थोड़ा कम और शौर्य चक्र उससे कम। नेक्स्ट, यहाँ देखिए, यहाँ दे ही दिया है, आपको बता दूं। उल्लेखनीय है कि युद्ध काल में वीरता के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र, जिसके पश्चात महावीर चक्र और उसके बाद वीर चक्र का स्थान आता है। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा था कि यहाँ जो तीन पुरस्कार आपने देखा, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ठीक है, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र शांतिकाल में अशोक, कीर्ति, ठीक है, और शौर्य। वही यहाँ देखिएगा परमवीर चक्र, ठीक है, महावीर चक्र, परमवीर चक्र पीवीसी, महावीर चक्र एमबीसी और वीर चक्र। ठीक है, याद रहेगा। आई होप ये है युद्ध काल में। तो युद्ध काल में वीरता के लिए परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, शांति के समय अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये गैलेंट्री अवार्ड है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नाम का पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा। एनीवे नॉट रिक्वायर्ड, आपने देख लिया, आपको याद रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, मैग्सेसे पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश के टीका वैक्सीन डॉक्टर फिरदौस कादरी, पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंस विशेषज्ञ मोहम्मद अमजद साकिब, फिलीपींस के मत्स्य एवं सामुदायिक रॉबर्टो बैलोन व मानवीय कार्यों के शरणार्थी सहायता के क्षेत्र में काम करने वाले अमेरिकी नागरिक स्टीवन मूसी के अतिरिक्त खोजी पत्रकार के क्षेत्र में अग्रणी इंडोनेशियाई वाचडॉग को वर्ष 2021 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इन्हें यह पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा 31 अगस्त 2011 को रमन मैग्सेसे फिलीपींस के पूर्व दिवंगत राष्ट्रपति के पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदान किया गया। अब आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में किसे जाना जाता है, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है। डेथ में अगर हम बात करें तो कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश व राजस्थान के पूर्व राज्यपाल रहे। श्री कल्याण सिंह की लंबी बीमारी के पश्चात 79 वर्ष में आयु में निधन हो गया। इसके अलावे जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज जिनकी डेथ हुई थी हाल ही में, केपी गोपाल राय 1971 के बांग्लादेश मुक्ति के दौरान कराची बंदरगाह पर बमबारी करने वाले भारतीय नौसेना के टास्क फोर्स के नायक रहे थे। गर्ड मुलर पश्चिमी जर्मनी के पूर्व वर्षों के दिग्गज फुटबॉलर गर्ड मुलर और सैयद शाहिद हकीम भारत के पूर्व वर्षों में जाने माने फुटबॉलर सैयद शाहिद हकीम, सिद्धार्थ शुक्ला छोटे पर्दे के जाने माने सितारे सिद्धार्थ शुक्ला का हाल ही में हार्ट अटैक से निधन हुआ था। जैक्स रोगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष जैक्स रोगे का 79 वर्ष के अवधि में निधन हो गया। चंदन मित्रा राज्यसभा के पूर्व सदस्य वरिष्ठ पत्रकार चंदन मित्र का 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
अब आइए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि ईयर, डेज और वीक, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ देखिएगा 1 से 7 अगस्त जो है एक वीक है, 1 से 7 अगस्त 20 स्तनपान, ठीक है, यानी वर्ल्ड फीडिंग वीक, वर्ल्ड फीडिंग वीक 1 to 7 अगस्त को 20 स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। 2 अगस्त को दादर एवं नागर हवेली को मुक्त कराए जाने की वर्षगांठ और इसका 68वां लिबरेशन डे मनाया गया। 2 अगस्त को मैत्री दिवस अर्थात फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। 6 अगस्त मैत्री दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे। और 6 अगस्त और 9 अगस्त तो आपको मालूम ही होगा, 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त नागासाकी दिवस मनाया जाता है। नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को, और उसके अलावे 9 अगस्त को हमने देखा था नागासाकी दिवस, और 9 अगस्त को क्रांति दिवस भी मनाया जाता है। वहीं 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, याद रखिएगा इसको, एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डेज भी मनाया जाता है। इसके अलावे जो इम्पोर्टेंट हैं आप यहाँ एक बार देख लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं आपको बता दूंगा। स्वतंत्रता दिवस आपको मालूम ही है, 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। भारत के अतिरिक्त दक्षिण कोरिया, कांगो गणराज्य, यहाँ देखिएगा एक चीज़, भारत के अतिरिक्त दक्षिण कोरिया, कांगो गणराज्य, बहरीन का भी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को है। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। अब क्या एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम में पूछ भी सकता है। अगर एग्जाम में नहीं पूछा तो ये आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इंटरव्यू में इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। लाइक इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा कि ओके चलिए बताइए कि भारत के अलावे हमारा देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ये आपको मालूम है। तो भारत के अलावे वो कौन कौन से देश हैं जो अपनी आज़ादी 15 अगस्त को ही सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा। भारत के अतिरिक्त दक्षिण कोरिया, कांगो गणराज्य, बहरीन का भी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही सेलिब्रेट किया जाता है। राइट। इसके अतिरिक्त यूरोपीय राष्ट्र लिंटेस्टीन, ठीक है, लिंचेस्टीन में भी 15 अगस्त को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 अगस्त को। जहां हम लोग एक तरफ आज़ादी के रूप में मना रहे हैं, वहीं 15 अगस्त को बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की हत्या सन 1975 में 15 अगस्त को हुई थी, जिसके कारण उन्हीं की स्मृति में 15 अगस्त को वहाँ राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 अगस्त इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस है, और 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस है। मधुमक्खी दिवस, वर्ल्ड हनी बी डे 21 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस, ये याद रखेगा, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यहाँ देखिएगा अर्थ ओवरशूट डे, ये याद रखिएगा, अर्थ ओवरशूट डे वाला पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है। अर्थ ओवरशूट डे से तात्पर्य किसी कैलेंडर वर्ष में उस तिथि से है जिस दिन मानव ने उस वर्ष के लिए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर लिया है। अर्थात कैलेंडर वर्ष में उस तिथि से है जिस दिन मानव ने उस वर्ष के लिए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर लिया, यानी अर्थ ओवरशूट डे। अब उसके बाद जो आप यूज़ कीजिएगा, उस डेट तक आपका जो समय जो निर्धारित था प्राकृतिक संसाधन, उसका यूटिलाइजेशन आपने कर लिया है। अब उससे ज़्यादा जो यूज़ करेंगे वो एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे, वो बर्डन होगा। सो अर्थ ओवरशूट डे एक अनुमान मात्र है और इसके लिए कोई निश्चित तिथि नहीं है। वर्ष 2021 में यह दिन 29 जुलाई को मनाया गया, तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। राइट। तो वर्ष 2021 में अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? तो 29 जुलाई को मनाया गया। वैसे कोई फिक्स नहीं है, वर्ष 2020 में अलग हो सकता है, 21 में अलग हो सकता है। जैसा कि आपने देखा वर्ष 2020 में यह 22 अगस्त को मनाया गया था और इस वर्ष 29 जुलाई को मनाया गया है, यानी वर्ष 2021 में अर्थ ओवरशूट डे 29 जुलाई को मनाया गया।
ये लिस्ट है पूर्व के कुछ वर्षों की, देखना चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज मैं रिकमेंड करूँगा नॉट रिक्वायर्ड। अब बस 2021 का याद रखिए, पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। हर्ष रियलिटीज़ हर्ष मारीवाल का है। द जजेज लिस्ट, तो द जजेज लिस्ट जॉन ग्रिशम का है। द नॉइज जो है जेम्स पैटरसन का है। द स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, ये वाला बुक याद रखेगा। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ रवि शास्त्री का है। और उसके अलावे ऑल इन बिली जिन किंग का है, आत्मकथा है। उसके अलावे नॉट रिक्वायर्ड, इसमें कुछ ऐसा बुक नहीं है। आप रवि शास्त्री वाला एक बुक याद रखिएगा, वैसे कुछ पूछने नहीं जा रहा है, एक अगर याद रखना है तो यहाँ से ये बुक, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट, ठीक है, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट। और ब्लाइंड टाइगर, शांता ब्राउन का ब्लाइंड टाइगर। और एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट KJ अल्फांसो का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय वायुसेना का MiG-21 विमान बाड़मेर में दुर्घटनाग्रस्त, नहीं पूछने वाला है एग्जाम में आपसे। अगला जो न्यूज़ है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में निर्वाचित सरकार के पतन पर व तालिबान के द्वारा सत्ता पर कब्जा करने के पश्चात वहां फंसे भारतीय नागरिकों व अफगानिस्तान सहयोगियों को एयर इंडिया व वायुसेना के विमानों के जरिए वहां से अगस्त माह में निकालकर सुरक्षित भारत लाया गया। भारत के इस मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम दिया गया। आई होप आपको याद रहेगा। सो अफगानिस्तान से जो भारतीय को इवैक्यूएट किया गया बाई एयर इंडिया एंड एयरफोर्स ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई भारतीय को अफगानिस्तान से इवैक्यूएट करने में, निकालने में, और उसी ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ये याद रखिएगा ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है। तो तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान में कब्जा किए जाने के बाद भारत के द्वारा वहाँ से भारतीयों को इवैक्यूएट करने का जो प्लान था, जो एक्सरसाइज था, वो उसको ऑपरेशन देवी शक्ति बोला गया। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश के उपलब्धि में कथा क्रांति वीरों की प्रदर्शनी, तो कथा क्रांति वीरों की प्रदर्शनी 75 वर्ष, स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रूस में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जपड़ 2021 में भारत की भागीदारी। देखिएगा अब ये एक एक्सरसाइज है जपड़ 2021। ये क्या है? बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, ठीक है। तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 2021 में रूस के द्वारा आयोजित किया गया, जिसका नाम है जपड़ 2021, और इसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया। राइट, आगे चलते हैं। भारत व रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2021। तो इंद्र 2021 किन दो देशों के बीच? तो इंद्र एक्सरसाइज जो है भारत और रूस के बीच सैन्य अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रसिया। और भारत व रूस का 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 रूस के वोल्गोग्रेड में संपन्न हुआ। अगला एक्सरसाइज है भारत व कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच होने वाला संयुक्त अभ्यास काजिंद 2021। तो इंद्र जो एक्सरसाइज है आपने देखा रूस और भारत के बीच में, वहीं काजिंद एक्सरसाइज जो है वो भारत और कजाकिस्तान के बीच में। तो काजिंद 2021 भारत व कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच में होता है, और यह एक्सरसाइज जो है कजाकिस्तान में आयसा बीबी स्थित प्रशिक्षण सेंटर पर हुआ। नेक्स्ट है मिसलेनियस में कुछ ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम क्या है, इसको देख लीजिए। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की है दिव्यांगजनों के एक बड़े दल ने विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन पर चढ़ाई का एक अभियान अगस्त 2021 में शुरू किया है। इसे ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का नाम दिया है। तो दिव्यांगजनों की एक टीम सियाचिन पर चढ़ाई करने के लिए एक टीम बना, जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। नेक्स्ट, भारत, अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2021। तो मालाबार 2021, तो ये जो सैनिक अभ्यास है मालाबार, इसमें 4 देश थे, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये इनके नाम याद रखिएगा। भारत, जापान, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2021 का दूसरा चरण अगस्त 2021 को पश्चिमी प्रांत महासागर क्षेत्र में गुआम के तट पर अमेरिकी नौसैनिक की मेजबानी में संपन्न हुआ। इसके अलावा जो आपको थोड़ा सा मालाबार एक्सरसाइज के बारे में आपको जानना चाहिए वो ये कि मालाबार अभ्यास की शुरुआत भारत व अमेरिका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास से हुआ था, और ये 1992 में
शुरुआत हुआ था मालाबार एक्सरसाइज का, राइट। उसके बाद सारे कंट्री जुड़ते चले गए। 2007 में ऑस्ट्रेलिया और जापान सिंगापुर भी इसमें शामिल हो रहे हैं, किंतु चीनी आपत्ति के चलते ऑस्ट्रेलिया जापान सिंगापुर के बाद में इसके अलावा अलग रखा गया। जापान ने 2009-11 और इसमें भाग लिया तथा 2014 से जापान इसमें अस्थायी रूप से हो गया है। तो एनीवे इट वाज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका इन 1992। लेटर ऑन रसिया और माफ़ कीजिएगा जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया इसमें। अब जो आपको याद रखना है इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो क्या रखना है, अब है राज्य का समाचार। तो राज्य में क्या देखेंगे, उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य जिलों के नाम बदलने का प्रस्ताव को नॉट रिक्वायर्ड है। प्रस्ताव देखिएगा, आपको मालूम है इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया है ना, फैजाबाद का अयोध्या कर दिया गया है, तो ये आप सभी को मालूम है। कुछ और अन्य जिले हैं जिसका प्रस्ताव गया हुआ, तो जब चेंज होगा तो आप देखेंगे, अभी उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा जो आपको ध्यान देना है, बुलंदशहर की स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, एक ये स्कीम है, पूछ लेता कभी कभी। तो ये 2021 में छत्तीसगढ़ में एक राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके अलावे छत्तीसगढ़ में 4 नए जिलों का गठन की घोषणा कर दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में 4 नए जिलों की घोषणा किया गया। तो इसमें देखिएगा छत्तीसगढ़ जिलों का पुनर्गठन कर 4 नए जिलों व 18 तहसीलों के गठन की घोषणा वहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में श्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त 2021 में 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रायपुर में आयोजित मुख्य समारोह में किया। इस तरीके से छत्तीसगढ़ का जो कुल डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा वो 32 हो जाएगा। ये वाला न्यूज बीपीएससी के लिए। बिहार में पंचायत चुनाव 11 चरणों में, अधिसूचना जारी। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 24 सितंबर से लेकर के 12 दिसंबर 2011 के दौरान 11 चरणों में संपन्न होंगे। तो टोटल चरण कितना है, 11 चरण, और 24 सितंबर से स्टार्ट होगा और 12 दिसंबर तक चलेगा ये। तो 12 दिसंबर को बीपीएससी का एग्जाम भी प्लान है, हो सकता है एक सप्ताह पोस्टपोन हो जाए। इसके अलावे आपको क्या दे रखना है, इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात नहीं है। एक बार देख लीजिए, इस न्यूज़ को एक बार पढ़ लीजिएगा स्क्रॉल करके। जो था मैंने आपको बता दिया, 11 चरणों में कुल मतदान है और डेट याद रखिएगा कब घोषणा हुआ था, तो 24 सितंबर को घोषणा हुआ था ये। इसके अलावे विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ठीक है, विश्व जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2021 में देखिएगा इनका नाम क्या है। भारत ने 2 रजत व 1 कांस्य सहित 3 पदक का आयोजन इसमें जीता है और ये हैं अमित कुमार, ठीक है, अमित कुमार और शैली सिंह, ठीक है। तो अमित कुमार और शैली सिंह, तो ये जो आपको ध्यान में रखना है कि विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में टोटल कितने पदक भारत ने जीता। इसके अलावा खेल कूद की अगर हम बात करें, भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें, तो इंग्लैंड के दौरे पर विराट कोहली के नेतृत्व वाली भारतीय क्रिकेट टीम 5 टेस्ट मैच में अगस्त 2000 खेलने गए हैं और इस दौरान वर्षा से बाधित पहला मैच नॉटिंघम में रहा जो कि अनडिसाइडेड रहा, जबकि लॉर्ड्स के मैदान में 151 रनों में भारतीय विजयी रहा। तो इसमें जो क्रिस्ट आपको जो देखना है वो ये, श्रृंखला के तीसरे लीग टेस्ट में भारतीय पहली पारी में 78 रन की बनाए, नॉट रिक्वायर्ड। इसमें अब आपको खेल से जो संबंधित है वो ये कि डुरंड कप, ठीक है, डुरंड कप का 130वां संस्करण सितंबर अक्टूबर 2021 में विश्व के तीसरे सबसे पुराने व एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट, तो डुरंड कप का संबंध किससे है, फुटबॉल से है, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावे बार्सिलोना एफसी का साथ छोड़ लियोनेल मेसी। चलिए अगला जो न्यूज़ है वो टोक्यो पैरालंपिक खेल में भारत का प्रदर्शन से है। वैसे तो मैंने टोक्यो पैरालंपिक से संबंधित न्यूज़ को कवर किया था, बट एनीवे जो भाई बंधु हमारे नहीं देखे थे टोक्यो पैरालंपिक वाला न्यूज़, उनको लिए मैं थोड़ा सा संक्षेप में कवर कर देता हूँ। तो टोक्यो पैरालंपिक खेल 5 स्वर्ण 8 रजत और 6 कांस्य सहित कुल भारत ने 19 पदक जीता। टोक्यो जापान में है, मालूम ही होगा। तो 5 स्वर्ण 8 रजत 6 कांस्य पदक भारत ने जीता और इस तरीके से इन खिलाड़ियों का बस आप नाम थोड़ा सा जान लीजिए, ये जो हाईलाइटेड है।
अवनी लेखना निशानेबाजी में दोहरे पदक, और सुमित अंतिल, ठीक है, जेवलिन में स्वर्ण पदक, और सिंहराज आधान निशानेबाजी में दोहरे पदक, मनीष नरवाल निशानेबाजी में स्वर्ण, कृष्णा नागर बैडमिंटन में स्वर्ण, सुहास एलवाई को बैडमिंटन में रजत पदक जीते थे। सुहास एलवाई डीएमबीए नोएडा के। पैरा ओलंपिक के पदक तालिका में भारत टोक्यो में 19 पदक जीतकर भारत ने पैरा ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जो 1972 से अब तक के खेलों के भारतीय पदक तालिका में एक नज़र आप डाल सकते हैं यहाँ पर। तो ये 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें टोटल 19 था, तो ये यहाँ से 1972 से देखिए अब तक का पैरा ओलंपिक के सबसे बेस्ट है। इसके अलावा जो आपको ध्यान देना है, आइए यहाँ देखिएगा पदक तालिका में भारत का स्थान, ठीक है। तो भारत का स्थान 24वां, पहला चीन, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा अमेरिका। ये है पदक तालिका पैरा ओलंपिक टीम का। तो ये वाली बातें ध्यान रखिएगा, 24वां वाला। इसके अलावा यहाँ से एक चीज़ और जो आपको याद रखना है वो है मैस्कॉट। पैरा ओलंपिक में जो मैस्कॉट था टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर, मैस्कॉट मतलब शुभंकर, सोमेटी, ठीक है। तो याद रखिएगा सोमेटी पैरा ओलंपिक का मैस्कॉट अर्थात शुभंकर सोमेटी था। दैट्स इट, इतनी बातें आपको पैरा ओलंपिक से याद रखनी है। अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, अब आर्थिक सेक्शन से कुछ महत्वपूर्ण न्यूज जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है, ठीक है। आर्थिक सेक्शन वाले जो चैप्टर है उससे जो महत्वपूर्ण न्यूज है वो ये, उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में भी भरा हुआ गैस सिलेंडर निःशुल्क मिलेगा। तो गरीब परिवार की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए उज्ज्वला योजना के बारे में आपको मालूम है। अगर नहीं देखे तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। स्वच्छ ईंधन बेहतरीन जीवन के नारे किसी के साथ उज्ज्वला योजना का पहला चरण 2016 में 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ही स्टार्ट हुआ था। इसके तहत गरीब के परिवार को 5 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन बांटने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे बढ़ाकर 2018 में 7 करोड़ कर दिया गया था। 5 करोड़ से 7 करोड़ 2018 में कर दिया गया था। योजना के दायरे का विस्तार करते हुए अनुसूचित जाति जनजाति, अंत्योदय अन्न योजना, अति पिछड़े वर्ग, चाय बागान वर्कर्स, वनवासी आदि द्वीपों में रहने वाले लोगों को भी इस दायरे में रखा गया और 2018 से पहले इसे लाया गया। 2021-22 में 1 करोड़ अतिरिक्त कनेक्शन प्रदान करने के लिए वित्तीय प्रावधान इस वर्ष बजट में किया गया है। तो टोटल 8 करोड़ परिवारों को इसमें लाभ दिया गया। अब है उज्ज्वला योजना 2.0। तो उज्ज्वला योजना 2.0 को नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया और ये 2021 में अब इनको क्या है, गैस सिलेंडर जो है मुफ्त में दिया जाएगा, ठीक है। पहले कनेक्शन दिया गया था मुफ्त में, अब सिलेंडर भी मुफ्त में मिलेगा। ये उज्ज्वला 2.0 का एक्सटेंशन वाला बात है, ठीक है। तो पहले चीज़ ध्यान देखिएगा, उज्ज्वला योजना 2.0 और उज्ज्वला योजना में क्या इंपॉर्टेंट है। तो उज्ज्वला योजना जो कि 2016 में मई 2016 में बलिया से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? बलिया से। उसमें महिलाओं वगैरह को मुफ्त कनेक्शंस दिया गया था। अब इसको उनको भरा हुआ सिलेंडर भी दिया जाएगा। उज्ज्वला 2.0 में भरा हुआ सिलेंडर का प्रोविजन है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 30 सितंबर तक नॉट रिक्वायर्ड। लॉकर्स के मामले में बैंकों के लिए आरबीआई का निर्देश, नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सिर्फ एक जानने वाली बात यह है कि अधिकतम जो है 100 गुना। यहाँ एक देखेगा, बैंक कर्मचारी किसी गलती या धोखाधड़ी, चोरी, डकैती, आग लगने की स्थिति में लॉकर्स को हुए किसी नुकसान की स्थिति में बैंक अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते और इस मामलों में ग्राहक को होने वाले नुकसान की भरपाई बैंकों को करनी होगी। यानी अब ये बैंक ये नहीं बोल सकता कि आग लग गया, चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अगर लॉकर्स में आपने पैसा जमा कर दिया तो उस सारी की सारी जिम्मेदारी बैंक का होगा। ये अच्छी बात है, आरबीआई का अच्छा स्टेप है। क्योंकि देखिए बैंक में लोग पैसा क्यों जमा करते हैं? बैंक में जमा इसलिए करते हैं क्योंकि वो सेफ्टी रहे वहाँ पर। ये नहीं कि बैंक में मैं जमा कर दिए पैसे और वहाँ से बैंक का कोई क्लर्क या बैंक एनी कोई भी हो सकता है, मैनेजर हो गया, कोई भी हो गया, या कोई कल उड़ा लिया या आग लग गया या कोई अनफॉर्चुनेटली चोरी हो गया और आप वो ये बोले कि साहब अब हम कहाँ से देंगे, तो ये दिस इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो ये एक सही स्टेप है आरबीआई के द्वारा। ये अगर कुछ भी होता है तो पैसा आपको देने होंगे। सो फिलहाल तो ये सेफ के केस में है। सेफ हो एक बैंक में सेफ होता है जिसमें अब आप सोना चांदी या कुछ ऐसा प्रॉपर्टी जिसको आपको लगता है कि जमा करना है तो आप जमा करते हैं। यहाँ से अगला जो न्यूज़ आपको ध्यान में रखना है वो ये कि देश में अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता अब 100 गीगावाट हो गई है। बस ये वाली बात याद रखिएगा कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को भारत जो है आपको मालूम है कि हमेशा प्रोत्साहन दे रहा है और आगे बढ़ते हुए वर्ष 2030 तक इस दिशा में अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता हमारा जो सरकार का है वो 450 गीगावाट का है। तो 450 गीगावाट में 100 गीगावाट हासिल कर लिया गया है। 2030 तक भारत को पूरा करना है।
तो ये वाली बात है, आपको ध्यान रखना है कि देश में अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता अब कितना है 100 गीगावाट और 2030 तक कितना करना है 450 गीगावाट। ठीक है, तो उसके अलावे स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में 75 रेलवे स्टेशनों पर खादी व ग्राम उद्योग आयोग का प्रदर्शनी और बिक्री स्टॉल। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, जैसा कि आपको मालूम है कि 75वें आज़ादी के जो 75वां वर्ष हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला बात आप याद रखिए। सार्वजनिक परिसंपत्तियों के लिए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ठीक है, अच्छी बात है। और निर्यातों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कर एवं शुल्क वापसी के लिए RODEEP योजना, तो याद रखिए इसको, RODEEP योजना घरेलू उद्योगों के द्वारा किए जाने वाले निर्यातों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक नया स्कीम चालू किया गया है जिसका नाम रखा गया है RODEEP। ठीक है, योजना को सरकार ने 17 अगस्त 2021 को अधिसूचित किया है। तो इस पॉइंट्स को याद रखना है। अब इसके अलावे अब थोड़ा सा मैं कुछ क्वेश्चंस को देख लेता हूँ। यहाँ देखिएगा, पहला क्वेश्चन है क्या है, स्मरणीय तथ्य के अंतर्गत केंद्र सरकार ने किसानों के गन्ने को चीनी मिल में विक्रय करने का नया मूल्य अगस्त 2021 में क्या निर्धारित किया है। तो नया जो मूल्य है वो 290 प्रति क्विंटल निर्धारित किया। केंद्र सरकार ने 25 अगस्त 2021 को गन्ने का विक्रय मूल्य यानी इसको बोलते हैं FRP, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो होता है वो गन्ने के लिए होता है और यह 285 रुपये से बढ़ाकर 290 रुपया कर दिया है। ये आपको इकोनॉमिक वाले सेक्शन में मिल जाएगा कि पिराई वाले क्षेत्र में कि 5 रुपये की वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 26 अगस्त 2021 को कौन सा ई पोर्टल लॉन्च किया है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 26 अगस्त 2021 को कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है। असंगठित, ठीक है, किसके लिए, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई श्रम पोर्टल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के महिलाओं के लिए किस योजना की, याद रखिएगा। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि उज्ज्वला जो योजना था 2016 में उत्तर प्रदेश से ही, बलिया से स्टार्ट हुआ था, लेकिन उज्ज्वला 2.0 जो है वो उत्तर प्रदेश के महोबा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टार्ट हुआ। तो उज्ज्वला 2.0 इसका नाम है। अब इसमें क्या है, इसमें कनेक्शंस के तो मिल गया, पहला जो उज्ज्वला योजना था उसमें कनेक्शन मिल गया, अब भरा हुआ सिलेंडर मिलेगा इनको। अगला है, उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया जा रहा है। तो गोरखपुर में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 14 अगस्त को प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2011 को रोजगार दिलाने वाले किस बड़ी योजना की घोषणा की। तो वो की है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की जो लॉन्चिंग है वो 2021 में 15 अगस्त 2021 को किया गया और ये रोजगार दिलाने वाली बड़ी योजना है। संसद द्वारा अगस्त 2021 में पारित 127वां संविधान संशोधन विधेयक किस वर्ग के आरक्षण के लिए सूची निर्माण से संबंधित है। तो यह हमने देखा था, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग यानी OBC से संबंधित है। अगला है, 13 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत निजी वाहनों में कितने वर्ष के बाद सड़कों पर नहीं चल सकेगी। तो ये 20 वर्ष के बाद नहीं चल सकेगी। अगला है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूहों के उत्पादन की बिक्री के लिए कौन सा एक ब्रांड व लोगो जारी किया है। तो ये जारी किया है सोन चिरैया। क्या याद जारी किया है, सोन चिरैया। ओके, नेक्स्ट। अगला है, भारत के 4 आर्द्रभूमि को अगस्त 2021 में किस अंतर्राष्ट्रीय कन्वर्सेशन साइट में सम्मिलित किया गया है। तो आपको मालूम है कि रामसर कन्वेंशन साइट में इसको शामिल किया गया है। किसमें, रामसर कन्वेंशन साइट, और वो है आपको गुरुग्राम विंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुल्तानपुर नेशनल पार्क ऑफ गुरुग्राम जो कि दोनों हरियाणा में है। उसके अलावा थोल लेक और उसके बाद बाधवाना वेटलैंड जो कि गुजरात में है। इन दोनों चारों को शामिल किया और इस तरह से भारत के 46 वेटलैंड रामसर कन्वेंशन में शामिल हो गया। ये सारा चीज़ कवर है कॉम्पिटिटिव जो हमने कवर किया था प्रतियोगिता दर्पण पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 को अभी तक आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो जब खत्म हो जाए तो आप पार्ट 1 को भी एक बार देख लीजिएगा। लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, या आपको प्रतियोगिता दर्पण का प्लेलिस्ट तैयार है चैनल पर, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त 2021 को निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए नीति का अनावरण किया। तो वो है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। क्या है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को शुभारंभ किया गया।
भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात LIC के द्वारा एजेंट्स के कौन सा नया मोबाइल ऐप 2021 में प्राप्त किया है? तो आनंदा, ये है आनंदा। LIC के द्वारा शुरू किया गया है एजेंटों के लिए। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 से पति की मृत्यु के कारण विधवा हुई महिलाओं के कल्याण के लिए कौन सी योजना शुरुआत किया है? तो मिशन वात्सल महाराष्ट्र सरकार। न्यूज है, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा नए प्रारंभिक उद्योगों यानी स्टार्टअप को सहायता देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई 25 अगस्त 2021 को? तो समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। अगला है, भारत के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 25 अगस्त 2021 को गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए 100 दिनों के लिए किस अभियान का प्रारंभ किया गया? तो सुजलाम योजना का प्रारंभ किया गया। तो सुजलाम, समृद्धि, ये सारे स्कीम को एक बार ध्यान में रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज के तहत भारत और कतर के नौसेनाओं के बीच में संयुक्त अभ्यास किस नाम से संपन्न हुआ? जौर अल बहर। तो जौर अल बहर भारत और कतर के बीच नेवल फोर्स के बीच हुआ था। तो इनका ध्यान रखिएगा एक्सरसाइज को, भारत और कतर के 9 सेनाओं के बीच में, ठीक है, 9 सेनाओं के बीच में यह संपन्न हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स इम्पैक्ट समिट के तहत 2021 में कहाँ संपन्न हुआ? तो जो ये संपन्न हुआ जेनेवा के स्विट्जरलैंड में, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वार्षिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट 2021 जेनेवा स्विट्जरलैंड में। भारत और कजाकिस्तान का संयुक्त 5वां प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास किस नाम से हुआ संपन्न? काजिंद 2021। किस देश ने पहली बार जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किए बिना स्टील का निर्माण किया है? तो ये है स्वीडन। अगला है, इरूसा के इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पहली मीटिंग भारत की अध्यक्षता में कब संपन्न हुआ? तो भारत की अध्यक्षता में 25 अगस्त 2021 को संपन्न हुआ, राइट। अगला है, भारत सहित 4 राष्ट्रों की नौसेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 में फिलीपींस समुद्र के नाम से संपन्न हुआ। तो मालाबार। तो इसमें मालाबार में कौन कौन है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो थे कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़, और इसके अलावा जो अब थोड़ा देख लेता हूँ, अभी और कुछ प्रश्न हैं, इसको भी एक बार देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अगस्त 2021 में अध्यक्षता किस राष्ट्र के द्वारा किया गया? तो भारत के द्वारा किया गया। भारत द्वारा तालिबान नियंत्रण में आए अफगानिस्तान से भारत द्वारा वहाँ फंसे भारतीयों के व्यक्तियों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो जैसा कि हमने बताया ही था कि ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। 16वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक गेम्स में 2021 में कहाँ संपन्न हुआ? तो ये टोक्यो में संपन्न हुआ। उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका के किस कैरेबियन देश 7.2 तीव्रता की शक्तिशाली भूकंप 14 अगस्त 2021 को आया था? तो हैती में आया था। अगस्त 2021 में जारी कुशमेन एंड बेकफील्ड 2021 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के अनुसार विश्व में कौन सा राष्ट्र उत्पादन के लिए सर्वाधिक पसंद किया जाने वाला है? तो वो है चीन, राइट। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपको जानना चाहिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपका जो प्रतियोगिता दर्पण का पार्ट 2 है वो खत्म होता है। जल्द मिलते हैं नवंबर वाले करंट अफेयर्स के सीरीज़ के साथ। हालांकि प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर का जो महीना है उसको अपलोड करने में थोड़ा डिले हुआ था बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो आपको समय पर प्रतियोगिता दर्पण नवंबर वाला जो करंट अफेयर्स है उसको अपडेट किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।